संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। अब हम कक्षा छठी विषय संस्कृतम पंचम पाठ वृक्षाः इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो वृक्षाः पाठ है इसको बच्चे अच्छी तरह से पढ़ना सीख लें। इसका उच्चारण एक बार मैं कर देता हूँ, आप लोग इसी प्रकार से इसका उच्चारण करने का प्रयास करेंगे अपने अपने घर में। वृक्षाः वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, शाखादोलासीना विहगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षा, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षा, क्षन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। आप लोग भी इसी तरह से उसका उच्चारण करके लयपूर्वक गाने का प्रयास करेंगे। इसके तुरंत बाद शब्दार्थ हैं। जिस शब्द का अर्थ आपको अभी तक समझ में ना आया हो, यहाँ शब्दार्थ में देख सकते हैं और इन शब्दार्थों को कॉपी में भी लिख सकते हैं। फिर आता है अभ्यास कार्य। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार जो वचन दिया हुआ है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे दिए हुए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्द दिए हुए हैं, लेकिन बीच बीच में रिक्त स्थान दिया हुआ है। हमें शब्द को पहचानते हुए उस स्थान पर, जो वचन में जहाँ पे रिक्त स्थान है, कौन सा शब्द किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका ध्यान रखना है। जरा देखेंगे, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। द्विवचनम, बहुवचनम। ये है। अब इसमें सबसे पहले है वनम वने वनानि दिया हुआ है। वनम वने द्विवचन में और वनानि। उसी प्रकार से जलम का क्या होगा? अगर जलम शब्द होगा तो बीच में द्विवचन में जले दिया हुआ है, तो हमें जलम, एक वचन में जलम, फिर बहुवचन में जलानी। जलम जले दिया हुआ है और जलानी लिखना है। ये एक वचन, द्विवचन में जले दिया हुआ है, हमें एक वचन और बहुवचन का लिखना है। फिर बिंबम दिया हुआ है। यहाँ पे मैं ये शब्द नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग पुस्तक में देख रहे हैं तो पुस्तक से आपको आराम से पता चल जाएगा। बिंबम तो द्विवचन में क्या होगा? बिंबे। बिंबे, फिर बहुवचन में बिंबानी। बिंबम, बिंबे, बिंबानी, इस प्रकार से हो रहा है। फिर वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान, यहाँ पे द्विवचन में आए हम, एक द्वितीय विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति में हम लिख चुके थे जलम जले जलानी और बिंबम बिंबे बिंबानी,
और द्विवचन में वृक्षम वृक्षु वृक्षान। फिर पवनम पवनान अगर अंत में है बहुवचन में तो पवनम पवनौ, पवनम पवनौ, पवनान, पवनान दिया हुआ है वहां पे। और बीच में जनौ दिया हुआ है, देखिए जनौ दिया हुआ है। अब एक वचन और द्विवचन में हमें लिखना है, तो क्या हो सकता है, ये प्रथमा विभक्ति में दिया है तो यहाँ पे आएगा जनः जनौ जनाः। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जनाः, प्रथमा विभक्ति एक वचन जनः, द्विवचन में जनौ और बहुवचन में जनाः। इस प्रकार से विभक्तियां बदलती हैं। तो यह प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो रहा है। हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूछा गया कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि कोष्ठक, कोष्ठक का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो शब्द है उस शब्द में उचित विभक्ति जोड़ करके, लगा करके, उचित विभक्ति के साथ हमें रिक्त स्थान भरना है, खाली जगह भरना है। उचित विभक्ति, विभक्ति क्या होता है यह हम बाद में बताएंगे आपको। पाठ के अंत में दिया हुआ है, पुस्तक के अंत में विभक्ति क्या होते हैं वो समझाया हुआ है। हम यहाँ पे इस काम को कर दे रहे हैं। विभक्ति 7 होती हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए यथा, यानी कि उदाहरण दिया हुआ है। अहम खादामी, उधर रोटिका है, ब्रैकेट में दिया हुआ है कोष्ठक में, तो रोटिका की जगह ऊपर बिंदु लगाया, माँ लगाया, वो माँ है अनुस्वार के रूप में, तो रोटिकाम खादामी, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खाता हूँ या रोटी खाती हूँ। इस प्रकार से इसका अर्थ बनेगा। तो यहाँ पर जो शब्द है कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में, उस शब्द में ही कुछ जोड़ करके हमें खाली स्थान भरना है। जरा ध्यान दीजिए, क में जल है तो जलम, जलम शब्द बनाया हमने, अर्थ क्या बना, त्वम जलम पीवसी, तुम जल पीते हो। इस प्रकार से अर्थ बनेगा। और खा में देखिए छात्र पश्यति, छात्र देखता है। अब उधर कोष्ठक में है दूरदर्शन, दूरदर्शन को हम दूरदर्शनम बनाएंगे, दूरदर्शनम, यानी कि पूरे वाक्य का अर्थ क्या बना, छात्र दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है, टीवी देखता है। फिर ग में आएंगे हम, वृक्षाः पिबन्ति, पेड़ पीते हैं। क्या पीते हैं, पवन दिया हुआ है, पवन को हम पवनम लिखेंगे, पवनम। तो क्या अर्थ बना, वृक्षाः पवनम पिबन्ति, पेड़ पवन पीते हैं, यानी कि पवन को, हवा को वह ग्रहण करते हैं। फिर घ में ता लिखन्ति, ता माने वे लड़कियां, स्त्रीलिंग में है, ता लिखन्ति वे लिखती हैं। क्या लिखती हैं, कथा है,
कोष्ठक में, तो कथा की जगह हम कथाम लिखेंगे। ताक कथाम लिखंती, कथाम का मतलब कहानी, वो कहानियां लिखती हैं। फिर अंगा में आएंगे हम, आवाम गच्छावह। आवाम का मतलब हम दोनों जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जंतुशाला। जंतुशाला की जगह हम माँ लगाएंगे और जंतुशालाम बनाएंगे। जंतुशालाम, आवाम जंतुशालाम गच्छावह। हम दोनों, जंतुशाला बने चिड़ियाघर, हम दोनों चिड़ियाघर जा रहे हैं। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान पूरा होता है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। अधोलिखितेषु अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। अधोलिखितानि का मतलब अधोलिखितेषु नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद, कर्तृपद का मतलब कर्ता वाला शब्द, ऐसा शब्द जिसमें कर्ता आपको दिख रहा हो, उसे चिनुतः माने चुनिए। अब देखिए, क में वृक्षा नभः शिरस्सु बहन्ति। वृक्ष, नभः माने आकाश को अपने सिर में बहन करते हैं, ढोते हैं। इसमें कर्ता कौन है? हमें कर्ता को यहाँ पे रेखांकित करना है, फिर हमें अपनी पुस्तिका में लिखना है, उत्तर पुस्तिका में। तो यहाँ पे है वृक्षाः, यह है कर्तृपद। और ख हम पढ़ते हैं, बिहगा वृक्षेषु कूजंती। बिहगा माने पक्षी, वृक्षों में कूजंती माने कूकते हैं। कूकना माने चहचहाना। तो यहाँ पर चहचहाने वाले कौन है? बिहगा यानी कि चटका पक्षी। तो यहाँ पर बिहगा कर्तृपद हुआ। कर्तृपद का मतलब कर्ता, जो व्यक्ति का कार्य कर रहा है उसी को कर्तृपद कहते हैं। फिर ग में हम देखेंगे, पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयोदर्पणे, जल रूपी दर्पण में, जल रूपी, जैसे जल होता है स्वच्छ जल, तो उसमें अपनी तस्वीर देखी जा सकती है, अपनी छाया देखी जा सकती है। तो वृक्ष भी जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब का मतलब छाया, अपनी छाया पश्यन्ति देखते हैं। तो यहाँ पर कर्तृपद है वृक्षाः, यानी कि वृक्ष ही, यहाँ पर देखने वाले कौन है? वृक्ष है, इसलिए वो यही करता है। फिर घ में देखेंगे हम, कृषकः अन्नानि उत्पादयति। कृषक अनाज उत्पन्न करता है। अब कर्तृपद यानी कि अन्न उत्पन्न करने वाला कौन है? कृषक, किसान। तो कृषक शब्द यहाँ पर कर्तृपद है। अब अंग में देखेंगे, अंगा में सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में मछलियां हैं। सरोवर माने तालाब, झील, तो उसमें मछलियां हैं। तो यहाँ पर मत्स्याः, यह कर्तृपद है। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न समाप्त हो रहा है।
चौथा प्रश्न, प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पदेन लिखत, समझ गए होंगे। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद का मतलब एक शब्द में, तो प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक पद में चाहिए। यहाँ पे क में देखेंगे हम, वृक्षा कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष किन से पाताल को छूते हैं, यानी किन चीजों से पाताल को छूते हैं। तो कई यहाँ पर प्रश्नवाचक है, उसको रेखांकित करेंगे और कई की जगह लिखेंगे पादई, यानी कि पादई का मतलब पैरों से। वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं। ख, ख में वृक्षा किम रचयन्ति। वृक्ष किसकी रचना करते हैं। तो किम यहाँ पर प्रश्नवाचक है, उसकी जगह एक पदेन आएगा वनम। वृक्षा वनम रचयन्ति। वृक्ष वन की रचना करते हैं, यानी वन वृक्ष ही बनाते हैं। ग में विहगा कुत्र आसीना। विहगा माने पक्षी कहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ पर आसीन रहते हैं। आसीन का मतलब बैठना, आश्रय लेना। तो कुत्र यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इसकी जगह लिखेंगे शाखासु। शाखासु का मतलब टहनियों में। वृक्ष पक्षी चिड़िया वृक्ष के टहनियों में आश्रय लेते हैं। घ में कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। कौतुकेन उत्सुकता पूर्वक वृक्ष किसे देखते हैं, उत्सुकता पूर्वक। स्वप्रतिबिंबम। स्वप्रतिबिंबम, यहाँ किम को रेखांकित करेंगे और उसके बाद स्वप्रतिबिंबम उसकी जगह लिखेंगे। स्वप्रतिबिंबम का मतलब है, स्वप्रतिबिंबम का मतलब अपनी छाया, अपनी जो परछाई है वह देखते हैं। इस प्रकार से यह चौथा प्रश्न भी हमारा समाप्त हो गया। अब हम पांचवा प्रश्न देख रहे हैं। पांचवें प्रश्न में समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचितै पदै यानी कि उचित पदों से, पद माने शब्द, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है। यहाँ कुछ विभक्तियां दी गई हैं, जैसे पिछली बार हमने ये भरा था जलम जले जलानी, यहाँ पर उसी तरह से हमें भरना है। अलग अलग विभक्तियों में दिया हुआ है, यानी कि प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक दिया हुआ है और अंत में संबोधन दिया हुआ है। इसको देख करके हमें, एक तो उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण को देख करके हमें दूसरा पद भरना है। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति में गजह गजौ गजाह दिया हुआ है। अब प्रथमा विभक्ति में अश्व का क्या होगा, तो अश्वः अश्वौ अश्वाः। विभक्ति
यहाँ पे अगर विभक्ति ये प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति का उल्लेख हो रहा है, गजः गजो गजा दिया हुआ है, तो अश्व की जगह अश्व दिया हुआ है वहाँ पे। अब यहाँ पे द्विवचन में अश्वौ और बहुवचन में अश्वाह, यानी कि अश्वाह का मतलब एक घोड़ा, अश्वों का मतलब दो घोड़े और अश्वाह का मतलब बहुत सारे घोड़े। अब द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति में सूर्यम सूर्यो सूर्यान ये दिया हुआ है। अब हमें चंद्रान दिया हुआ है अंत में, चंद्रान ये दिया हुआ है, इसके पहले लिखना है एक वचन और द्विवचन। तो एक वचन लिखेंगे चंद्रम, द्विवचन में लिखेंगे चंद्रौ। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में बिड़ालेन बिड़ालाभ्याम बिड़ालई ये दिया हुआ है, बिड़ाल का बिल्ली, इसके बारे में दिया हुआ है। तो तृतीय विभक्ति में जो करने के लिए दिया गया है बीच में दिया है द्वितीय विभक्ति में मंडूकाभ्याम, मंडूकाभ्याम। मंडूकाभ्याम, इसकी जगह प्रथम एक वचन में आएगा मंडूकेन, मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, फिर बहुवचन में मंडूकई, मंडूकई, मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकई। इस प्रकार से तृतीय विभक्ति में शब्द बनेगा। फिर हम चतुर्थी विभक्ति में लिखते हैं। चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय दिया हुआ है और यहाँ पे बीच में भी द्विवचन में भी नहीं दिया गया। चतुर्थी, चतुर्थी, चतुर्थी में सर्पाय दिया हुआ है और इसमें द्विवचन में लिखना है सर्पाभ्याम, सर्पाभ्याम। फिर बहुवचन भी सर्पेभ्य दिया हुआ है। दिए हुए शब्दों को मैंने नहीं लिखा, जो पुस्तक में दिए हुए हो मैंने नहीं लिखा, द्विवचन नहीं दिया हुआ है, द्विवचन का लिखा है। फिर दूसरे नीचे की पंक्ति में दिया है वानराभ्याम ये दिया हुआ है, वानराभ्याम ये दिया हुआ है, देखिए। और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वानराय, वानराय। फिर जो दिया हुआ है वानराभ्याम, फिर वानरेभ्य, वानरेभ्य। फिर आया पंचमी विभक्ति। पंचमी, पंचमी विभक्ति में शब्द दिया हुआ है मोदकात, मोदकात दिया हुआ है। द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। द्विवचन में मोदकाभ्याम, मोदकाभ्याम, और बहुवचन में है मोदकेभ्य, मोदकेभ्य, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य। इस प्रकार से दिया हुआ है।
उसी की अगली पंक्ति में दिया लिखना है हमें, अंत में बहुवचन में वृक्षेभ्य है, तो उसमें हमें लिखना है वृक्षात, वृक्षात, फिर वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम, फिर अंत में वृक्षेभ्य दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये पंचमी विभक्ति यहां पर समाप्त होती है। अब हम चलेंगे षष्ठी विभक्ति की ओर। ये षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में पहली पंक्ति दी गई है जनस्य जनयो जनानाम, वहां तो पूरा ही दिया हुआ है। दूसरी पंक्ति में एक वचन में होगा शुकस्य, शुकस्य, ये एक वचन में है। फिर शुकयो, शुकयो, फिर ये द्विवचन में है। फिर शुका नाम बहुवचन में यहाँ पे दिया हुआ है। दिए हुए शब्द को मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में दिया हुआ है शिक्षकी, शिक्षकी, उसका द्विवचन शिक्षकी दिया हुआ है, और द्विवचन में शिक्षकयो, शिक्षकयो द्विवचन में, और बहुवचन में शिक्षकेषु दिया हुआ है। उसके ठीक नीचे द्विवचन में मयूरयो दिया हुआ है, तो एक वचन में हम लिखेंगे मयूरे, मयूरे, द्विवचन में मयूरयो, और बहुवचन में मयूरेषु।